10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। थर्सडे, महीने का आखिरी, आज अप्रैल वायदा की मंथली एक्सपायरी की तैयारी, और उस बीच भारतीय बाजार 1/3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए। दरअसल 17,100 के आसपास के लेवल्स हम खुले थे तो 17,180, 17,190 तक के स्तर वो खुलते ही बड़ा गैप अप मिला, वो वहां पे ले गया था 17,200 के आसपास के जोन्स पे। पर वो अच्छे मीनिंगफुल गैप अप और सरप्राइजिंग अच्छे गैप अप के बाद थोड़े से कूल ऑफ होते हुए तो वो 17,180, 190 वाला अब हम 17,000 के नीचे के स्तर इस समय देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट ऑफ डेज हाइज, या अब तक के 45 मिनट की कंटिन्यूस सेशन में जो ओपनिंग टिक्स आए थे उससे थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया। उसके पीछे बड़ी वजह है कि निफ्टी बैंक जो है वो सरेंडर कर रहा है अपने गेन्स। निफ्टी बैंक में शुरुआत में टिक्स बेहतर थे, आधे % से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिला। वो हुआ क्या कि गैप अप बहुत मीनिंगफुल मिल गया जो एंटिसिपेटेड नहीं था। उस मीनिंगफुल गैप अप के बाद कूल ऑफ, और निफ्टी बैंक अब कल के लोज के आसपास इस समय, कल के क्लोज के आसपास इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ धीरे धीरे करके एडवांसेस सरेंडर कर रहे हैं। तो ब्रेथ, शुरुआती ब्रेथ तो खैर बहुत अच्छी थी, वो इनिशियल पॉप था क्योंकि स्टॉक मार्केट में 6:1 का रेशियो, फिर वो आया था 3:1 के आसपास, और इस समय की तस्वीर है 3:2 का रेशियो। आसान शब्दों में 40 शेयर लाल में, 60% शेयर्स इन ग्रीन में, जितने ट्रेड हो रहे हैं उसकी तस्वीर ये है। तो थोड़ा सा वो असल में मीनिंगफुल गैप के बाद वो पूरा बाजार उस तरह से अब धीरे धीरे सरेंडर करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में वीरू, मैं एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करूं, उनके प्रिफर्ड पिक्स लूं। 45 मिनट के कंटिन्यूस सेशन में अब तक का आपका ऑब्जर्वेशन। आशीष, देखिए अभी तो बाजार पूरा का पूरा ऑप्शन राइटर्स के हाथ में है। अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वांटम है ऑप्शन राइट्स करने का, जो कि अमूमन हमारे व्यूअर्स नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, तो 17,200 या फिर 17,000 की पुट ये पेयर बेच सकते हैं। लेकिन डायरेक्शनल ट्रेड आप मुझसे पूछें तो आशीष आपको एग्जॉस्ट कर देगा, अभी तो एग्जॉस्ट कर देगा। प्लीज़ एक बार जरा 17,200 की और 17,000 की पुट्स का प्रीमियम स्क्रीन पर रखिए और ओआई रखिए। ह्यूज बिल्डअप है आशीष आइदर साइड, यानी एक गैप अप मिला, उसने 17,200 की कॉल राइटर को कन्वर्शन दिया, बेच, मतलब जो 50 की कॉल 80 पे खुल गई तो क्यों ना बेचे वो, तो वो कॉल राइटर को उसने, अगर आप देखिए, कन्वर्शन दिया, वहाँ पे कॉल राइटिंग है, नीचे 17,000 पे पुट राइटिंग है, और कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है आशीष। ट्रेड हमें तब मिलेगा शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे जब आपका बैंक निफ्टी, जो कि आज अपने लेवल्स को एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्क कर चुका है। जरा आप बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा, आज सुबह क्या बात हुई थी बैंक निफ्टी पे। ट्रेड तब बनेगा लॉन्ग जब आपका 36,230 निकल जाएगा, और आशीष 36,230 ही बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई है, या टूट जाएगा 35,900, अभी तक वो जोन नहीं टूटा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, आप लीजिए अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक निफ्टी, जिस साइड भी ये ब्रीच हो या फिर ब्रेक हो ऑन द हायर साइड। तो अभी ट्रेड नहीं है, डायरेक्शनल ट्रेड एग्जॉस्ट कर देगा आशीष। ओके, अच्छा, आज के 10 के दमदार ट्रेड में हमारे साथ कुछ देर बाद इन्विजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब जुड़ेंगे। इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, उनके पास बस जाऊंगा। और जो आईपीओ खुला हुआ जिसका आज डे 2 है, रेनबो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमेश कंचरला भी हमारे साथ आगे होंगे। लेकिन इस समय देश की 2 लीडिंग ब्रोकरेजेस के एक्सपर्ट्स हैं, निर्मल बंग के विकास सालुंखे और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। आप दोनों का स्वागत है। श्रीकांत, कौन से प्रेफर्ड प्लेज हैं, कौन से प्रेफर्ड ट्रेड्स हैं आज एक्सपायरी सेशन के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो अपनी रेंज को नैरो करते जा रहा है, और मंथली एक्सपायरी के अगर आसपास अगर रेंज अगर नैरो होती है तो मार्केट उसी रेंज के आसपास क्लोज करने की कोशिश करता है। पिछले 5 या 6 दिनों से अगर आप देखें तो रेंज नैरो होती जा रही है, और आज के दिन में भी गैप अप ओपनिंग के बाद वापस एक बार 17,100 के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इसी दायरे में मार्केट रहेगा, कोई बड़ा मेजर फायरवर्क होगा ऐसे नहीं लग रहा है, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगी। और अगर स्टॉक्स पे अगर ध्यान देना है तो हमें लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनी है, सीमेंट स्टॉक्स में तेजी बनी है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड काफी अच्छा है मार्केट का, तो इन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करें। और अगर इनमें से अगर कोई स्टॉक चूज करना है तो हमें लगता है कि मारुति को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 7,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे करेक्टिव पैटर्न के बाद एक राइजिंग वेव के अंदर ये एंटर हो रहा है। तो टेक्निकली हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 8,100 से लेकर 8,150 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल पे पोजिशनल बेसिस पे मारुति को लॉन्ग किया जा सकता है।
हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 7,800 का, टारगेट्स रखेंगे 8,050 से लेकर 8,100 के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना है। राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज इंट्राडे में बनी है। 400 405 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए 380 रुपए का। मारुति आपके रडार पर रखिए 7,800 के स्टॉप के साथ। और सीमेंट स्पेस जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के तो मेरे ख्याल से आज Q1 के रिजल्ट्स आने हैं। Q1 इसीलिए क्योंकि वो मार्च क्वार्टर इनके लिए पहली तिमाही होती है। अंबुजा सीमेंट, हाँ नंबर्स इंतजार कर रहे हैं हम। नंबर्स से पहले श्रीकांत को स्ट्रेंथ नजर आती है। खैर अंबुजा के नंबर से ज्यादा सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो हॉलसेम अगर स्टेक बेच रहा है तो कोई उस फ्रंट पे क्या डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन हाँ इस समय स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक मूव कर रहा है। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। विकास आप लोग के रडार पे क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो मुझे भी लगता है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा और आगे लास्ट 2 वीक से हमने नोटिस किया है कि एक दो दायरा जो छोटा होते जा रहा है। मुझे भी लगता है कि ऊपर में 17,200 और नीचे में 17,000 ये जो रेंज है ये मार्केट पकड़ के चल रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लगता है दीपक एंड NTR यहाँ पे एक अच्छा लग रहा है। आज उसमें एक मोमेंटम देखा और वापस वो जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। 200 DMA को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में उसके आसपास ही क्लोज हो रहा था। आज वापस वो 2300 के ऊपर के रेंज में आ चुका है। तो मुझे लगता है 2440 के लिए दीपक NTR को बाय करके लेके जाना चाहिए। 2260 का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और हमने नोटिस किया है कि इसमें आज पहले आधे घंटे में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक काउंटर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने मिल सकता है आज के दिन के लिए। दूसरा रहेगा यूपीएल में हमने नोटिस किया है कि 810 के ऊपर वो रजिस्ट कर रहा था, आज उसके ऊपर निकल गया है। डेली चार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है 840 के टारगेट के लिए इसको लेके जा सकते हो। 805 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे लगता है, मैंने 2 दिन पहले भी चैनल पे बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम लगता है। आज उसने वापस 2800 के ऊपर के मोमेंट कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो ऊपर में अभी ये एक्सपायरी के टूर्स मुझे लगता है 2840 के आसपास एक बार वापस जा सकता है। नीचे में 2070 एक सपोर्ट बना चुका है। तो उस सपोर्ट से आज के लिए ये 3 काउंटर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, दीपक NTR, यूपीएल और रिलायंस इंडस्ट्री। इन स्टॉक्स को रडार पे ये 10 के दमदार ट्रेड्स के इस समय के प्रेफर्ड बेट्स, दोनों इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज की तरफ से ये बेहतरीन कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रिलायंस क्योंकि बातचीत फिर छिड़ गई है, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, कोई भी ट्रेड लेने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से और कंसल्ट जरूर करिएगा। अब हमारे साथ जुड़ते हुए एनविजन कैपिटल के MD और CEO नीलेश शाह साहब। नीलेश सर, ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स के रडार पे ऑटो स्टॉक्स वापस आ रहे हैं, क्या बदल गया ऐसा कुछ ऑटो स्पेस में? फंडामेंटली भी आप लोग को पसंद आ रहे हैं क्या? हाँ, ऑटो हमारा एक सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्टर रहा है और हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। पिछले जो 12 महीने थे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजेस वाले थे। बहुत सारी कठिनाई थी इनके लिए, चाहे चिप्स रिलेटेड हो या वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट हो या इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर जाना हो या जो क्रूड ऑयल प्राइजेस का बढ़ना हो। ये जो सारे जो हेडविंड्स थे, चैलेंजेस थे, इनके लिए थे और इनके चलते उनके स्टॉक प्राइजेस में काफ़ी एक दबाव बना रहा पिछले 4 महीने 6 महीने में। लेकिन जो देखा जा रहा है अभी कि पहली बात कि मार्जिन पे एक अच्छा मतलब मैनेजमेंट हो रहा है इनका। जो हायर कॉस्ट प्राइजेस के जो प्रेशर्स है वो अच्छी तरह से ये पास ऑन थोड़े बहुत कर भी पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है उससे चिप की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है और हो सकता है कि अगले 6 महीने में ये जो चिप रिलेटेड शॉर्टेजेस हैं वो शायद चली भी जाए। तो ये भी इनके लिए जो एक कंस्ट्रेंट था वो भी हट जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो एक कंज्यूमर डिमांड है जो वापस अगर जो वापस आता हुआ दिख रहा है, शुरुआत हो रही है, तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसके चलते हुए ऑटो सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स हमें अगले 1-2 साल के लिए बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और ख़ास करके उसमें जो समझो कि टाटा मोटर्स जैसी कंपनी है जिनका एक EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत एक अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और जो रिसेंटली हाल जो 1-2 दिन में भी देखे कई उनको टेंडर्स भी मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस सप्लाई करने को। तो ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें से हमारा जो टॉप फेवरेट है वो है टाटा मोटर्स है।
ओके, आपका टाटा मोटर्स अगर आप देखें यहाँ पर एक प्रेफर्ड पिक है। जब लास्ट टाइम नीलेश जी आए थे तो उन्होंने दो तीन थीम्स बताई थी, याद रखिएगा। एक था डीकार्बनाइजेशन, उसमें टाटा मोटर्स पर उन्होंने तभी भी कहा था, रिकमेंड किया था, और अभी भी उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। एक और चीज़ नीलेश जी, जब अब वर्ल्ड वाइड जब रेट साइकिल रिवर्स हो रही है, ठीक है, यूएस में हो रही है, भारत में भी देर सवेर होगी ही, ऐसे में आपने एक थीम और की थी जिसका आप सुझाव दिया था, वो था डीलिवरेजिंग। वो कंपनियां जिन्होंने बहुत, अगर आप देखें, अपने आप को डीलिवरेज कर लिया, वो अब इस दौर में काफ़ी, अगर आप देखें, अच्छी तरीके से आगे बढ़ भी पाएंगे। उनका अगर आप देखें इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन उनकी बुक्स में काफ़ी, अगर आप देखें, एक रिलीफ देगा उनको। ऐसे में इस थीम के अंतर्गत अभी एक दो स्टॉक्स जो कि आपको याद आते हो या फिर आप लोगों ने जो पिक की हो, वो कौन से हैं? तो जो डीलिवरेजिंग का जो सीधा बेनिफिट हो रहा है वो होगा जो कंपनीज डीलिवरेज हो रही है उसके चलते ये जो सारी कंपनीज है वो जाके अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, टेक ओवर्स करेंगे, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करेंगे, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करेंगे। बट लेकिन नेट यही है कि वो लोग ग्रोथ का सोचेंगे और उसके चलते नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, नई कैपेसिटीज़ लगाएंगे, कैपेसिटीज़ बढ़ाएंगे। तो ये अगर होता है, और हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा अगले 2-3-4 साल में होगा, और अगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 6-7% के आसपास चलता रहा, तो हमारा ऐसा मानना है कि डीलेवरेजिंग का सीधा बेनिफिट जो केपेक्स ओरिएंटेड जो कंपनीज है, जो कंपनीज कैपिटल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जो कंपोनेंट सप्लाई करती है, जो एंसिलरी सप्लाई करती है, इस टाइप की जो कंपनीज है वो बहुत ही उनके आगे जाके एक बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें दो कंपनीज जो हमारे ध्यान में आती है, जो हमें पहले भी अच्छी लगती थी, वो है एक तो हिटाची एनर्जी, जिसका नाम पहले एबीबी पावर था। हिटाची एनर्जी पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, मोबिलिटी, इन सब में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। उनके पेरेंट के पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है, और जो हिटाची एनर्जी इंडिया है उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सेस मिल सकता है पेरेंट की पहुंच की वजह से। तो ओवरऑल हमें हिटाची एनर्जी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हालांकि जो रीसेंट प्राइस अप्रिसिएशन जो काफ़ी हुआ, हमने थोड़ी हमारी पोजीशन ट्रिम भी की है, लेकिन हमारे लिए आज भी हिटाची एनर्जी एक बहुत ही बढ़िया कोर पोजीशन है, और हमें लगता है कि कई अगले सालों तक उसके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। दूसरा जो कंपनी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो केपेक्स रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, वो है एक वायर्स एंड केबल्स कंपनी जैसे पॉलीकैब जो है। पॉलीकैब जो कंपनी है वो कंटिन्यूसली अपने मार्जिन्स बढ़ा पा रही है, मार्केट शेयर गेन करती जा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, और ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह जो है वो अभी भी एसेट लाइट और रिलेटिवली डेट फ्री बैलेंस शीट है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि पॉलीकैब जितने ये अलग अलग जो पॉकेट्स इंडियन इकोनॉमी के ग्रो होंगे, उसमें वायर्स एंड केबल्स के लिए डिमांड का एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। उसके अलावा पॉलीकैब जो है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे फैंस है या बाकी और जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, और उनका जो 4-5 साल का जो एक रोड मैप है, जो एक लक्ष्य है, वो काफ़ी एक अच्छा एस्पिरेशनल और एम्बिशियस लक्ष्य है। तो ओवरऑल ये स्पेस में जो डीलिवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो सीधा केपेक्स और कंपोनेंट ओरिएंटेड कंपनीज को होती है। उसमें हमें एक हिटाची एनर्जी और एक पॉलीकैब जो हमारे पीएमएस में भी है, ये हमें ये दो पोजीशंस बहुत ही बढ़िया लग रही है। अच्छा नीलेश जी, अब तो सब चर्चा सिर्फ एलआईसी के आईपीओ की कर रहे हैं, सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं, साइज रिड्यूस हो गया है। मैं पढ़ रहा था कई लोग मान रहे हैं कि जो प्राइसिंग हुई है बहुत अच्छी वेल डिवाइस्ड प्राइसिंग है। लगाओगे क्या आप लोग पैसा? मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, शायद हमारे जो पोर्टफोलियोज है उसमें काफ़ी एक अच्छा वेटेज है इंश्योरेंस कंपनीज पे। तो हमारे लिए तो ये सेक्टर ही हमारा एक काफ़ी फेवरेट सेक्टर रहा है, और उसमें हमारे पास तकरीबन 4 पोजीशंस है, चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनी लो या ऑनलाइन इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो। ये हमारे पास जो है हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी ऑलरेडी पोजीशन है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आकर्षक हमें लगते हैं, और अगले 2-3 साल की नहीं, शायद अगले 10-20 साल के लिए हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी उसमें आ रहा है एलआईसी, जो एक जिसके पास 60% मार्केट शेयर है तकरीबन। तो ये बहुत ही एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है।
तो हम जनरली आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आईपीओ के बाद जो कंपनी का लिस्टिंग होता है तब हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि आईपीओ एट टाइम्स हेविली सब्सक्राइब भी होते हैं, तो उस वक्त हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरह इवेल्युएट करेंगे। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि LIC एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए, एक इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर पे एक लॉन्ग टर्म बेट लेने का, पहली बात। दूसरी बात, LIC का जो IPO है मुझे एक्चुअली पिछले 10 साल पीछे लेके जा रहा है, जब कोल इंडिया का IPO आया था। जो कोल इंडिया का सबसे बड़ा कोल कंपनी, शायद विश्व के सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स कोल इंडिया के पास, तो तब कोल इंडिया के IPO ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया था उस वक्त पे, जो 1 ईयर ऑफ लिस्टिंग के बाद। तो थोड़ा मुझे LIC को देखते हुए ऐसा कोल इंडिया की भी एक याद आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अच्छा, दबी जुबान में एक डर सा है कि ये IPO खत्म होगा उसके बाद बाजार गिर जाएगा क्या? नहीं, अगर बाजार को गिरना होगा तो अपने बलबूते पे गिरेगा, कोई LIC के IPO की वजह से नहीं होगा। क्योंकि देखिए 2 महीने पहले जब सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हलचल हुई थी कि LIC का IPO आ रहा है, तब LIC का IPO का साइज बहुत ही बड़ा था। अभी ये काफ़ी एक ट्रिम डाउन वर्जन है और बहुत ही एक अच्छा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक व्यू लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और LIC ने मिलके, और इशू साइज को भी एक अच्छा डाउन साइज या ट्रिम भी किया है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से कैपिटल मार्केट्स में फ्लोज आ रहे हैं, जो हमारे इक्विटी मार्केट्स में फ्लोज आ रहे हैं, उसके चलते हुए मुझे नहीं लगता कि LIC का IPO किसी भी तरह से कोई एक प्रेशर पॉइंट बनेगा। हमें ये ध्यान में रखना है कि मई में जो है बड़ी बड़ी और इवेंट्स है, US फेड की मीटिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस में मीटिंग है। तो ये जो ग्लोबल घटनाएं जो है या ग्लोबल इवेंट्स जो है लाइंड अप है मई में, ये मार्केट्स के लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स को डोमेस्टिक रिस्क के ज़्यादा ग्लोबल रिस्क ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर डाउन साइड देखना है तो उसका शायद हमें संकेत या जवाब ग्लोबल मार्केट्स में मिलेगा। डोमेस्टिक इवेंट या LIC के IPO की वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि डाउन साइड आएगा। ओके, तो ये अगर आप देखें, लालछन शायद LIC के ऊपर ना लगे कि भाई आपके IPO के बाद बाजार गिर गया। चलिए नीलेश जी, हाल फिलहाल में कोई होटल स्टॉक, एविएशन या फिर एग्जीबिशन स्टॉक ऐड किया है क्या? आज सुबह आशीष और मैं इनफैक्ट बात भी कर रहे थे, मैं टैरिफ्स देख रहा था, एक्सटेंडेड वीकेंड्स पे लगभग 2 गुना 3 गुना प्राइस, वो प्राइस भी जनता पे कर रही है और उसके बाद भी अगर आप देखें आपको रूम्स नहीं मिलते हैं एक्सटेंडेड वीकेंड्स पे। अब हम एक हॉलीडे सीजन में जा रहे हैं, कोई होटल स्टॉक ऐड किया आपने? एक मिनट, उससे पहले ये बाय द वे एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। आप छुट्टी के मूड में तो नहीं आ गए ना मंडे को? नहीं महाराज, ये एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं आप है। सोचिए, छोड़ोगे अगर तो आप- एक्सटेंडेड है। नहीं, वो सोचिए, अगर आप अपने मित्र को वो एक उपहार स्वरूप दे सकें तो वो अच्छी बात होगी। कोई दिक्कत नीलेश जी आपके लिए था। नहीं, हम जो हमारे पोर्टफोलियो में है, हमारे जो होटल एविएशन रिलेटेड स्टॉक्स है, जो 2 स्टॉक्स हमारे पास है, वो है एक महिंद्रा हॉलीडेज, जो हम काफ़ी लंबे अरसे से हम महिंद्रा हॉलीडेज पे बुलिश रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने 2021 में जो ऐड किया था उसके IPO के बाद, वो था ईज माई ट्रिप, जो एक अच्छा प्रदर्शन एज अ कंपनी उसने किया है। और हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ईज माई ट्रिप में अभी भी बरकरार है। तो हम अभी भी महिंद्रा हॉलीडेज और ईज माई ट्रिप जैसी कंपनीज पे हमारा एक्सपोजर है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और एविएशन को चलते हुए। हालांकि महिंद्रा हॉलीडेज में हमें अभी भी काफ़ी अपसाइड लग रहा है, जबकि ईज माई ट्रिप में क्योंकि 1 साल में एक अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है, तो हमने थोड़ी पोजीशन उसमें ट्रिम की है। बट हमारी दोनों कंपनीज पे एक अच्छा पॉजिटिव व्यू है। जो एक स्टैंड लोन होटल कंपनी है, वो स्पेस को हम अभी भी देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। और हमें ये भी एक चैलेंज है कि 1-2 क्वार्टर तक होटल स्टॉक्स, जो प्योर होटल स्टॉक्स हैं, उनमें प्रदर्शन अच्छा आएगा, क्योंकि उनमें एक अच्छी प्राइसिंग पावर रही है। लेकिन उसके बाद जो 2 क्वार्टर के बाद क्या 2, 3, 4 साल तक भी ग्रोथ आएगी, ये हमें अभी भी ऐसा 100% यकीन नहीं हो रहा है। तो हम ये अभी भी प्योर होटल स्टॉक्स को अभी भी इवेल्युएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर उसमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है।
जो अब तक पिक्स आई थी सब आपकी स्क्रीन पे। नीलेश जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए और साथ में अपनी बढ़िया पिक्स हाईलाइट करने के लिए। गियर शिफ्ट कर रहा हूं, आईपीओ 360 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। और रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर ये आईपीओ खुला हुआ है, आज डे 2 है। वो आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल स्नैपशॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन हमारे साथ अब इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमेश कंचारला साहब जुड़ते हुए। डॉक्टर साहब वेलकम ऑन द शो। अरे चिल्ड्रंस मेडिकेयर मतलब एंटायर रेवेन्यूज बच्चों के ही इलाज से आते हैं क्या? मतलब कि पीडियाट्रिक्स ऑब्स्टेट्रिक्स इसी से फोकस होता है या इसके अलावा भी, इसके बियॉन्ड भी कुछ है? Thank you, Mr. Verma. And we are a children's hospital. It's a multi-specialty children's hospital. It's what we do in children's hospital is routine pediatrics and a large amount of pediatric intensive care we do, like a newborn intensive care, pediatric intensive care, and all the specialties for children like neurology, nephrology, gastroenterology, all the specialties. In some of the matured hospitals, we do a transplantation for children also, for like a liver transplant, or renal, bone marrow transplantations. We also do the deliveries, large number of deliveries. We do a second largest number of deliveries in the country in a private sector. What is in largely, collectively, what we can say it is, you have large format of maternal and child health. Child health focus is about 70% and mother's focus is about 30%. So this is what is Rainbow businesses. अच्छा, जब आपके आने से पहले आई वाज रीडिंग अबाउट दिस हॉस्पिटल चेन, साउथ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल चेन। तो मतलब पूरा रेवेन्यू सिर्फ साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया में फिर की वर्टिकल की सिटीज की ज्योग्राफीज कौन सी हैं आपकी? कितनी बड़ी ये चेन है? कितने हॉस्पिटल इस समय, कितने बेड्स हैं आपके पास सर? So we are about 1,500 beds. We are in 6 cities and 14 hospitals. We have 6 hospitals in Hyderabad city, 3 in Bangalore city, 2 in New Delhi, and 2 hospitals in the state of Andhra Pradesh, 1 in Chennai. सर एग्जैक्टली अभी तो जैसे कि आशीष ने कहा कि आप साउथ इंडिया में अगर आप देखें मोरलेस प्रेजेंट हैं, लेकिन सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपेंड करने का क्या विचार है? कुछ अगर आप देखें यहाँ पे कितने हॉस्पिटल खोल सकते हैं आने वाले 1-2 साल में, और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में कितने बेड्स एक्सपेंड करेंगे आप? कुछ इसके बारे में टिप्पणी करिए। What we plan to do is, this model is a children's hospital is very new to the country, especially the multi-specialty children's hospitals. It's what we see largely in the America and Europe. So that's where I was trained, and also a lot of our doctors been trained. We believed in that, being a multi-specialty children's hospital actually in this country is something with a growing young population and also large amount of insurance segment. It's worked very well. In the last 20 years, we have done extremely well, both in terms of saving a lot of sick children and doing specialties, and also kind of doing a business as well. So the 2 important aspects for this model, unlike multi-speciality. One is the doctor engagement model is very, very important, because the children's hospital is an emergency hospital. So we need to have a full-time doctors, and also these doctors have to work in the middle of the night also, because a lot of admissions come in the night as an emergencies. Second important thing is child focus hospitals, because all the gadgetaries, everything has to be a child focus. So that's why it became a very popular. And another important thing what we have done is in Hyderabad is that hub and spoke model. The large hospital is hub, which is a multi-specialty children's hospital. We do number of spokes, about 50-60 bed hospitals within the growing parts of the city. So they drive a lot of volumes of outpatients, inpatients, emergency services. Anything which is complex, it will get to the hub hospital. It is really very successful. We have a 700 plus beds in Hyderabad city, and it's tracking very well in Bangalore. What we would like to do is expand in a similar model, hub and spoke model in Chennai as well as Delhi NCR. तो डॉक्टर साहब 2 चीजें पूछनी थी समय खत्म होने से पहले। यू गोइंग टू मोबिलाइज 1580 करोड़ रुपीस थ्रू दिस ऑफरिंग, जिसमें से OFS is 1300 crore rupees and the fresh issuance is 280 crores.
एक तो सीडीसी ग्रुप बेच रहा है और दूसरा प्रोमोटर्स बेच रहे हैं। प्रोमोटर्स क्यों स्टेक बेच रहे हैं? पोस्ट सक्सेसफुल ऑफरिंग प्रोमोटर का स्टेक कहां पे खड़ा होगा, और दूसरा जो फ्रेश इशुएंस है उससे आप कुछ हद तक डेट रीपे करने वाले हो। तो बैलेंस शीट का इस समय हाल क्या है, कितना डेट है दरअसल? We have about 40 series to be paid, and total 280 crores, which 170 crores will go for expansions, which we are planning to do about 500 bed expansions in mostly in the hub and spoke models in Hyderabad, Bangalore, and the NCR area. So the rest of the money goes for the general corporate for purposes. एक आखिरी सवाल सर, जब मैं आपकी ऑफरिंग के बारे में पढ़ रहा था, एक हाईलाइट है बेस्ट इन क्लास ऑपरेटिंग मार्जिन्स सिटिंग प्रिटी एट 27%, जो लास्ट अपडेट आया था फाइनेंशियल्स का। ये 27% के लेवल सस्टेनेबल हैं क्या, और इस समय यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या हैं? क्योंकि वो भी एक कंसर्न था, इस समय आपके यूटिलाइजेशन लेवल्स थोड़े से ठंडे हैं, अगर वो पिकअप हुए तो मार्जिन्स कहां जा सकते हैं? I think what is sustainable is about 25% EBITDA is pre-Ind AS EBITDA is sustainable for our model. Post-Ind AS will be about 30%. See, our occupancy levels before pandemic has been 56%. We have always been growing about 150 to 180 beds year on year. So when you blended, when you take the bed capacity plus occupancies, they were about 55, 56%. In the pandemic, children's business across the world has really dipped down because children are staying at home, no schools, no travel, and largely they're pretty depressed in 2021. It's coming back now this year. It's about 46% we are doing now. Moving forward, I think we'll go back to pre-pandemic levels. The expansion of beds is always going to be there. And another important factor is that, in a children's healthcare model, there is less of a government business. Unlike multi-specialty hospitals, most of the multi-specialty hospitals, they will have about 20% of the government business, which comes effortlessly. So in our model, most of it is about private insurance and cash paying patients, and very little of a government business. So this is and also some seasonality will be there in children's hospital, because the Q1 will be generally holidays, Q4 will be examinations. So because of those months, what we say is in a steady state, when we kind of fully matured like Hyderabad cluster, we do about 65 to 68% of occupancy. इंटरेस्टिंग। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। आप एक बार सक्सेसफुल ऑफरिंग हो जाएगी, जब लिस्टिंग होगी तो फिर से आपसे बातचीत करूंगा, तब डिटेल मांगने की कोशिश होगी कि आगे के फाइनेंशियल्स दरअसल कैसे रह सकते हैं। लेकिन आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चली रही थी। इस नोट पर 10 के दमदार ट्रेड्स को खत्म करने का समय, नीरज जी आके बगल में बैठ चुके हैं। हर निफ्टी बैंक भी फ्लैट है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपने क्यों जैसे सुनाए थे मिक्स्ड, हमने बाजार मिक्स दे दिया। बैंक निफ्टी तो रेड करके दे, थोड़ा सा रुक जाओ, बातें कर लेते, चल जाएगा। नहीं, अभी जो आईपीओ की आप बात करते, कैसा लगा आपको सुन के? हाँ, कंपनी अच्छी है। अब इसका पीयर सेट कौन सा है? ये साउथ इंडिया बेस्ड चेन है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरअसल कंपैरिजन है इसके, ना कि अपोलो, और या पैन इंडिया प्लेयर से कंपेयर मत करें। उसके साथ स्टैकअप करें तो इंटरेस्टिंग है। एवरेज रेवेन्यू पर बेड इंटरेस्टिंग है। इसकी बस एक ही इशू है, इस समय ऑक्यूपेंसीज थोड़े से रिड्यूस्ड हैं, जो कि कहा जा रहा है पिकअप होंगे। बेस्ट इन क्लास मार्जिन्स, टर्न अराउंड टाइम 2.5 दिन का, मतलब आप भर्ती हुए 2.5 दिन में बाहर, और उस पर बढ़िया एवरेज रेवेन्यू पर बेड आ रहा है तो इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड। पर सवाल यह है कि कैंपस या रेनबो, ये आपको डिसाइड करना है। आईपीओ के समय तो सारे इंटरेस्टिंग लगते हैं। नहीं, अब ये बात सच है, लेकिन अब वो लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाने वाला दिन गया। करेक्ट। एक तो मार्केट का मूड ऐसा है, जिस दिन 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा होगा वो लिस्टिंग ठंडी पड़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाना है तो आप मन बनाइए, और वो एक्सपर्ट हम व्यू ले चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से उन्हें पसंद आ रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब 5-6 साल, ये पता जब तेजी मिल जाए। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कायदे से 12 महीने की होल्ड पीरियड तो रखना है। अच्छा, 12 महीने आपके हिसाब से? हाउस के हिसाब से लॉन्ग टर्म पिक 12 महीने का कम से कम टाइम होराइजन। पर मैं मान रहा हूं अगर आप आईपीओ में लगा रहे हो, अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो रखना है। तो फिर आपको किसी भी बिजनेस का साइकिल 12 महीने का नहीं होता, 3 से 5 साल का साइकिल होता है। आप उस साइकिल को प्ले करने के लिए बैठे हो। इंट्राडे इज शॉर्ट टर्म, सॉरी, वीकली एक्सपायरी इज मिड टर्म, और मंथली एक्सपायरी लॉन्ग टर्म।
तो हमारे ये कितने दर्जक आते हैं? ये वेरी लॉन्ग टर्म ये वेरी लॉन्ग टर्म नहीं, ये मैंने ट्रेडर्स हॉटलाइन का फार्मूला बताया आपको, नहीं यार, ये एक्चुअल फैक्ट भी है। हम सब ने डेफिनेशन बदल दी बदल दी पर एक्चुअली लॉन्ग टर्म होता है एक पूरी बिजनेस साइकिल। आप उस पर इतना तो भरोसा करो, वो तो 5-8 साल की होती है। वो अलग अलग है, तो इसलिए कहा 3 से 5 साल तो मिनिमम है हर धंधे की बिजनेस साइकिल, उस धंधे पे दाव लगा रहे होते हैं। पर हम कहा मोमाया में पक रहे हैं। अब आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिवीजन बदल जाएगी कॉल बैक शो में। हमारे ट्रेडर्स आने वाले हैं भाई, आप उनका टाइम किल मत करो। हाँ, चलिए sorry। शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सुर्खियों के साथ।